हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 11 फरवरी 2024 की द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और अगर किसी को भी यहाँ पर जो आर्टिकल्स दिखाए गए हैं उनकी पीडीएफ या फिर इमेजेस चाहिए हैं तो वो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को मेरे कमेंट बॉक्स से जाकर ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पर ये डेली बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि यूपीएससी में जीएस पेपर 1 के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के अंदर, जहाँ पर आपसे आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर क्या चीज़ें हैं ये हमें पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए हेरिटेज क्या होता है किसी भी इंसान का। अब यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल शायद इतना इम्पोर्टेंट इस वजह से ना हो कि क्या उसके अंदर तथ्य दिए, क्या फैक्ट है, रेदर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए कि पहली बात तो हेरिटेज क्या है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए एक तरीके से बहुत मायने रखती है कल्चरली। दूसरी चीज़, हेरिटेज होते कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल हेरिटेज, यानी कि जिनको आप छू सकते हैं, जैसे कि मोनिटेज, ये मोन्यूमेंट्स वगैरह जो ये क्या टेंजिबल, आप इनको छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, फील कर सकते हो। दूसरे होते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जो होता है उसका मतलब होता है आप उसको देख सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे छू नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, जैसे कि डांस की फॉर्म या फिर म्यूज़िक जो होता है वो इनटेंजिबल हेरिटेज के अंदर आता है। तो हेरिटेज का मतलब होता है कि आपकी कोई परंपरागत चीज़ें जो बहुत मायने रखती है, आपके कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वैसे ही कुछ हेरिटेज स्पेसेस लखनऊ के अंदर है जिनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर एक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि इस हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958। तो बहुत ही अर्ली 1958 में ही हमें ये बात समझ में आ गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी और खुद के इंडिया के लेवल पे हमें हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा जो हेरिटेज है, उसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। और कंजर्वेशन के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन जो इसका हेड होते हैं वो होते हैं एएसआई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप कहीं भी घूमने जाएंगे या कहीं भी दिल्ली में या किसी भी फोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा बाहर, जिसके ऊपर एएसआई लिखा होगा और एएसआई के द्वारा ये बताया गया होगा कि इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो वही होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं से हमें समझना है कि लखनऊ के अंदर जो कि 17 से लेके 19 सेंचुरी तक एक हम देखते हैं कि नवाब्स की सिटी है, आज भी उसको नवाबन सिटीज़ बोला जाता है। तो ये जो नवाब्स की सिटी थी उस टाइम पे इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने थे, हेरिटेज साइट्स बनी थी, लेकिन अब उनको यहाँ पर एक कोर्ट के अंदर मिस्टर रिजवी, जो कि हैदर रिजवी है, 50 साल की उनकी आयु है, उन्होंने वहाँ की हाई कोर्ट में ये दस्तक दी है जाकर कि कैसे इन हेरिटेज की जो साइट्स है उनकी मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो रही है। आप इसको एज अ केस स्टडी की तरह भी रख सकते हैं या फिर जो मेन पॉइंट हमें जानने थे हेरिटेज क्या है, कितने प्रकार का, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। हाई कोर्ट ने बताया कि कैसे 60 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं मिली है। एक्ट के अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को भी ये बात भेजी गई है। और अब हम देखते हैं कि आगे जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें कि सेंटर की अथॉरिटीज़ भी इसमें आ जाती हैं और स्टेट की अथॉरिटीज़ भी आती हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं से जो मेंटेनेंस के ऊपर एक्शन या स्टेप्स होने चाहिए थे उसको लेने में फेल हो चुकी हैं। और इसी वजह से हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आएगा। हम देखेंगे कि कैसे हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है स्टेट कैपिटल को कि वो वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, खास करके एक ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला है कि लोग हेरिटेज के पास जो ये स्थल है इनके अंदर जा जाकर रहने लग गए हैं, या फिर इसका जो हेरिटेज का एरिया था, इतना एरिया, मान लीजिए इसके अंदर कोई टेम्पल या कोई हेरिटेज बना हुआ है और उसके मॉन्यूमेंट्स के बाहर यहाँ पर कोई जनसंख्या रह सकती है लेकिन इस एरिया में नहीं आ सकती, पेनिट्रेशन नहीं कर सकती, उस एरिया के अंदर भी लोग जा जाकर रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है और उसी के ऊपर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि उनको जो इंक्रोचर हैं वो आ गए हैं अंदर, उनको क्लियर किया जाए, उनको हटाया जाए वहाँ से। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है SCIR नेल फ्लाइज टेस्ट ड्रोन दैट कैन बी डबल अप एज ए सूडो सैटेलाइट। सबसे पहले सूडो का मतलब समझते हैं कि सूडो का मतलब होता है किसी तरीके से दिखना या फिर फेक, यानी कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वैसे नहीं हो। अब ये फ्लाई है, ड्रोन की तरह काम करता है, लेकिन ये इसी के साथ साथ में सूडो सैटेलाइट की तरह भी काम कर सकता है।
सैटेलाइट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसको बनाने वाला कौन है। तो हम देखेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, जो कि नाल है यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, यानी कि एयर स्पेस से रिलेटेड सारे काम जो किए जाते हैं, उन्होंने इस ड्रोन को बनाया है। ये अनमैन्ड है यानी कि इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं बैठेगा। इसका जो वेट है वो लगभग 23 किलोग्राम का है। हम देख पाएंगे कि ये ऊपर जाकर 20 किलोमीटर तक ऊपर ये उड़ सकता है। नियरली ये 30 मीटर की इसकी जो विंग्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। 2027 तक इसको टेस्ट के लिए भी किए जा रहे हैं, उसके बाद इसको प्लान कर दिया जाएगा और ये 90 दिनों तक कम से कम एयर के अंदर रह सकता है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए, ज़रा उसके ऊपर चलते हैं और वो मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है वो इस तरीके से दिखाई देती है। नीचे ऊपर से जब आप जाएंगे तो आधा ही पार्ट उसका देख पाएंगे। हम मानते हैं कि यहाँ पर ओशंस वगैरह का पार्ट पोर्शन है। फिर हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे यहाँ पर ग्रीनरी भी दिखाई देगी। कहीं पे ग्रीनरी है। तो ये तरीके है, ये अर्थ है, वो जियोड शेप के अंदर है, यानी कि पूरी गोल हमारी जो अर्थ होती है वो नहीं होती है। अब जब हम इसके एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो अर्थ जो है वो अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है। पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लिथोस्फेयर। उसके ऊपर जाएंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। उसके और ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फेयर। फिर हमारा आता है एक्सोस्फेयर और एट द एंड में आता है आइनोस्फेयर। और यहाँ से बाहर निकलते ही आप क्या बनते हो, आपकी जो यहाँ पर हम देख पाते हैं एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग ब्रांचेस में या फिर लेयर्स में हमने बांटा हुआ है, खुद में नहीं है। ऊपर हम देखते हैं कि कैसे जो मेसोस्फेयर का या स्ट्रेटोस्फेयर का जो एरिया है उसके ऊपरी भाग के अंदर हम यहाँ पर ओजोन को देख पाते हैं। ये जो आप ऑरेंज कलर से देख पा रहे हो ये क्या है, ओजोन की लेयर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो लिथोस्फेयर होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, यानी कि पक्षी वगैरह उड़ते हैं। काफ़ी दूर नहीं, 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पे है। लेकिन उससे ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें कमर्शियल विंग्स को हम उड़ता हुआ देख पाते हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर या जो फ्लाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होती हैं। और यही बात है कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपर का हिस्सा है ओजोन के आसपास, वहीं पर इन ड्रोन्स को भी छोड़ा जाएगा। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए कि ये जो जाने वाले हैं वो किस लेयर के अंदर यहाँ पर होंगे, क्योंकि यही आपसे एक बनाकर पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये स्ट्रेटोस्फेयर में घूमेंगे और उसके अलावा इसके और क्या क्या काम है, जैसे कि हम देख पाएंगे कि ये सर्वेलेंस का भी यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि ये 5G की जो वेव्स है उनको पहचान सकता है। सैटेलाइट का क्या काम होता है, अर्थ से सैटेलाइट जो भेजी जाती है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी तक भेजी जाती है। तो वो आइनोस्फेयर से भी ऊपर हो सकती है या एक्सोस्फेयर से भी ऊपर हो सकती है, बिल्कुल बाहर निकाल के। अब अलग अलग तरीके की सैटेलाइट होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले सैटेलाइट्स के बारे में पूरा अच्छे से समझाया है, विद डायग्राम, विद स्टेशनरी मोशन, सब कुछ साथ में लेके। तो हम देखते हैं एक तरीके की होती है जियो स्टेशनरी, दूसरी हम देखते हैं कि जियो सिंक्रोनियस यहाँ पर होती है, जो बिल्कुल साइन करके रहती है, अर्थ के साथ साथ चलती है। तो जो ये 36,000 किलोमीटर का हम ऊपर का एरिया देखते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इन सैटेलाइट्स का काम क्या होता है कि ये घूमती रहती है, और कुछ होती है रडार सैटेलाइट, यानी कि जब वो अपनी रडार छोड़ेंगी तो उनको जितने एरिया के ऊपर रडार गया है वहाँ पे क्या दिखेगा, जो भी उसके अंदर है रीजन है वो सब कुछ उनको आराम से दिख जाएगा। कुछ होती है विदाउट रडार की, जिनको सिर्फ दिन के टाइम पे, यानी कि वो नीचे देख सकती हैं, रात को नहीं समझ सकती क्या हो रहा है, और रडार वाले रात को भी यहाँ पर समझ सकती है। तो ये इसी तरीके से काम करेगा कि एक तरीके से ड्रोन की तरह भी काम होगा, लेकिन कभी कभी ये सैटेलाइट की तरह भी काम करेगा। इससे जो रडार्स है वो निकलेंगे और ये घूमते घूमते पूरे एरिया को अच्छे से स्टडी कर पाएगा। ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी। ध्यान यही रखना है कि इसको किया किसके द्वारा जा रहा है। तो नेल जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उसको याद रखिएगा। CSIR के द्वारा इसको किया जा रहा है। प्रीलिम्स के लिए 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कह रहा है इंडिया मालदीव्स विल शॉट इश्यूज बायलैटरली। देखिए ये क्या हुआ है ना कि अभी श्रीलंका हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे इंडिया और मालदीव्स के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हमें हमारी तरफ यानी इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया की तरफ से काफ़ी ठीक तरीके से आ रहा था। लेकिन मालदीव्स कह रहा है कि हमारे जो बीच में समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या समस्याएं हुए हैं हम देखते हैं। मालदीव्स के अंदर
नए जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं, नए प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो है यहाँ पर रणनील विक्रमसिंघे। और हम फिर देखते हैं कि कैसे इनके बनने के बाद माना जा रहा था कि ये प्रो चाइना होने वाले हैं, और होता भी वही है। इनके स्पष्ट समारोह पे ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह वो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद उसी दिन, उसी जो उनकी ओथ सेरेमनी थी, उसी दिन ये बोलते हैं कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको हमारे यहाँ से ले जाइए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ये बातें इनके द्वारा बोली जाती हैं। फिर हम सेकंड चीज़ देखते हैं कि कैसे यहाँ पर दूसरी बार में जब हमारे नरेंद्र मोदी जो मैरिटाइम का हमारा एक अग्रीमेंट इनके साथ बना हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार और इनका, ये उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में अग्रीमेंट में क्या था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इनके पानी का जो कि कितना होता है 25 नॉटिकल माइल्स, तो ये जो नॉटिकल माइल से 25 इस तक यहाँ पर जाकर देख सकती है, रिसर्च कर सकती है बाहर जाकर। तो ये अग्रीमेंट इनके द्वारा दिया गया था, लेकिन उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया गया। उसके अलावा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप के अपने फ़ोटोज़ डालते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि कैसे उसके ऊपर भी मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर लेवल के लोगों ने अच्छी कमेंट नहीं की, भद्दे कमेंट किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बॉयकॉट मालदीव्स यहाँ पर इंडिया में चल पड़ा। और बॉयकॉट मालदीव्स जो था उसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल स्फेयर के ऊपर हमें दिखाई देना लगा है कि इंडिया और मालदीव्स में कुछ समस्या हो रही है। अब यहाँ पर इसके बाद रणनील विक्रमसिंघे जाते हैं चाइना में, और चाइना में जाके कहते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पर टूरिस्ट बन के आइए। चाइना तो इसके लिए तैयार ही खड़ा था, वो भी बोलता है ठीक है हम बिल्कुल आएंगे। ये सब होते हुए अब पहली बार रणनील विक्रमसिंघे की एक स्टेटमेंट बाहर आई है, जब श्रीलंका ने बोला कि क्यों ना मैं मीडिएटर बन जाता हूँ, क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, और ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है, आप देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन 24 का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे 7th IOC के अंदर पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मिलते हैं, जिसमें हम एस जयशंकर को देख पाएंगे, रणनील विक्रमसिंघे को देख पाएंगे, पेनी वोंग और विवेयन बालाकृष्णा। तो ये जो है इनको हम देख पाएंगे कैसे श्रीलंका की तरफ से हैं, और इन्हीं के ऊपर यहाँ पर रणनील विक्रमसिंघे बोलते हैं कि इंडिया और मालदीव्स इतने समझदार हैं कि वो खुद अपने मसलों को यहाँ पर हल कर सकते हैं, और हमें किसी मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इंडिया, इन्होंने अच्छे से बोला कि इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लार्ज मार्केट है इंडिया की, लेकिन स्टिल इंडिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, वो भी इसको दिखाता है कि हम इंडिया के साथ कितना अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन स्टिल अगर हमें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई बनाना है, यानी कि थोड़ी बहुत विभिन्नताएं लानी है उसमें, कि कल को किसी एक जगह पे कुछ हो जाए, आगे बढ़ना है, तो हमें और इकोनॉमीज़ को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इनका संकेत चाइना की तरफ था कि चाइना को भी लेके आएंगे, फिर ये इधर UAE में भी जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। तो ये सब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा। अभी तक की पूरी स्टोरी यही थी, और न्यू दिल्ली की तरफ से भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट यही रहता है। एस जयशंकर जी बोलते हैं कि कैसे हमें भी किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेस, यानी कि किसी इंसान की जीने की क्षमता जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही CPR जो है वो बढ़ जाता है। अब CPR क्या होता है? CPR होता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिएशन, और P से आपको पल्मोनरी समझ में आ गया होगा। तो कार्डियो से रिलेटेड है, कार्डियो से हमारा मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, राइट, आपका जो दिल है उससे रिलेटेड ये बात हो रही है। अब CPR क्या होता है? पल्मोनरी, यानी कि जो आपकी पल्स चलती है वो बिल्कुल साथ साथ चलनी रहनी चाहिए, उसी रिदम से होना चाहिए। और हम देखते हैं कि रिसुसिएशन का क्या मतलब है कि आपका उसको वापस से लेकर आना। अब मान लीजिए किसी इंसान को या तो कार्डिक अरेस्ट आ गया है, या फिर हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट फेलियर हो गया है, तो उस स्थिति में क्या देखा जाता है कि जब आपकी हार्ट बीट रुक जाती है और उस सिचुएशन में किसी इंसान को CPR दिया जाता है, यानी कि एक इंसान है उसको लेटाया जाता है। लेटाने के बाद में हम देख पाएंगे कि कैसे उनकी जो चेस्ट होती है उसके ऊपर दूसरा इंसान अपने दोनों हाथों से बहुत फोर्स के बाद मैनुअली उसके हार्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बार बार यहाँ पर फोर्स लगाई जाती है, ऊपर से बार बार दबाया जाता है दोनों फोर्सेस से, और उससे अगर 1 मिनट के अंदर अंदर होने पर यह CPR दे दिया जाए तो चांसेस होते हैं कि 32% जो लोग हैं वो वापस से रिवाइव हो जाएंगे, वापस से उनका हार्ट जो होगा उसको एक तरीके से ये मैनुअल वो चलता रहेगा और वो ठीक हो जाएगा।
अब सीपीआर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 मिनट के लिए दिया जाता है, सीपीआर बहुत लंबे टाइम के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन डैमेज ना हो। मान लीजिए अगर आपको हॉस्पिटल ले जाने में टाइम लग रहा है और अगर आपको रिवाइव किया भी जा सकता है, अब आपकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, लेकिन अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया, क्योंकि ब्लड का अब क्या काम होता है, देखिए हार्ट का क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं, हार्ट के पास 2 चीज़ें हैं, बायोलॉजी में जाए, एक हमारे पास वेन्स होती है हार्ट के पास, दूसरा होता है यहाँ पर आर्टरीज। अब अगर आर्टरीज की मैं बात करूँ तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है विदाउट ऑक्सीजन, और जो वेन्स में ब्लड होता है वो होता है विद ऑक्सीजन। तो हम देख पाएंगे ऑक्सीजन एक में होता है, एक में नहीं होता है। जब हार्ट का काम क्या है कि ये पूरी बॉडी से विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड अपने पास लेता है, उसको, क्योंकि हार्ट और जो लंग्स हैं वो पास पास में है दोनों चीज़ें, उसको ये क्या करता है, भेजता है लंग्स के अंदर। लंग्स से उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, और वो लंग्स से बाहर होते हुए जब निकलता है तो वो हो जाता है ऑक्सीफाइड, हम बोल सकते हैं ब्लड। फिर वो ब्लड जाता है पूरे ऑर्गन्स के पास, क्योंकि सभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है सभी ऑर्गन को, और इन्हीं एक ऑर्गन के अंदर हमारा ब्रेन भी आता है। यानी कि अगर आपका हार्ट या आपका ब्लड जो है, अब उसमें ऑक्सीजन अगर दिमाग तक, ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत बड़ा डैमेज होगा, ब्रेन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ये यही बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे सीपीआर का समय बढ़ता रहता है, जैसे जैसे मान लीजिए इन्होंने एक दिया है कि 29 मिनट तक अगर कोई सीपीआर कर रहा है, जो कि करना आसान नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में आपको बहुत बार, जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है उतनी ही बार आपको एवरेज यहाँ पर सीपीआर देना पड़ता है, बहुत स्पीड से देना पड़ता है और काफ़ी ज़बरदस्ती से देना पड़ता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सीपीआर देते टाइम्स अगर किसी की रिब्स टूट जाती हैं या पसलियाँ टूट जाती हैं तो भी उसमें कोई सोचना नहीं चाहिए, उतना जोर आपको लगाना है, क्योंकि हार्ट तक अगर आप ऊपर ऊपर सीपीआर करते रहेंगे तो आपका जो दिल है उस दिल तक यहाँ पर वो उतना वजन नहीं पहुँच पाएगा कि मैनुअली आप उसको चला पाएँ हाथों से, यानी कि आप उसको धड़का पाए, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है इस काम को अच्छे से करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि 29 मिनट के बाद में जो चांसेस होते हैं रिवाइवल के वो काफ़ी घट जाते हैं। यानी कि कहाँ जब 33% पर लोग जो थे वो बच रहे थे, 32%, अब सिर्फ 1% ही ऐसा होगा जो रिवाइव कर पाएंगे, वापस से बच पाएंगे। और धीरे धीरे इसमें जो 32 मिनट के बाद तो हम देख पाते हैं कि ब्रेन डैमेज जो होता है वो भी ऐसा माना जाता है कि सीवियर, अगर बच भी जाएगा तो ब्रेन डैमेज सीवियर हो चुका होगा। तो यही एक स्टडी के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे कार्डिक अरेस्ट के बिटवीन 2000 से लेके 2021 तक का इन्होंने डाटा लिया है हॉस्पिटल से, और उस डाटा के आधार पर इन्होंने बताया है कि जो स्टार्ट करते हैं चेस्ट कंप्रेशन और जो पहला रिटर्न होता है स्पॉन्टेनियस होता है, उसको क्या बोला जाता है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। यानी कि एकदम से वो रिटर्न आ जाता है, जैसे कि, क्योंकि कई बार आप किसी मोटर वगैरह को भी चला के देखिए, आपके घर में कोई मोटर है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, आपने उसका लगाया इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको, वो नहीं चल पाई, लेकिन जब आपने उसको थोड़ा सा मैनुअली अपने हाथों से प्रेशर दिया, आपने उसको चलाने की कोशिश की, तब वो एकदम से क्या हो जाएगा, रिदम पकड़ जाएगा और चलने लगेगा, फिर वो ठीक से काम करेगा। उसी तरीके से ये रिदम यहाँ पर होती है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है रोस्क, यानी कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो यही है, इसी बारे में हमें पता चला है। जनरल के अंदर ये स्टडी पब्लिश हुई है जिसका नाम है दी BMJ ओपन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी नेचर जैसे जर्नल्स के आसपास ये आता है, उसके अंदर इसको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन साइंस पेज से है। बोल रहा है ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है इंडिया के अंदर खास करके, यानी कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, वेदर जो होता है। अब आपको यहाँ पर वेदर प्लस क्लाइमेट दोनों ही चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। वेदर का मतलब हम देखते हैं मौसम को बोला जाता है, और क्लाइमेट को हमें पता होता है कि क्लाइमेट जो है वो क्या है, हमारा मौसम ना होके, क्योंकि वेदर तो चेंज होता रहता है एक तरीके से, जो आपकी ऋतु टाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा क्लाइमेट बोलते हैं। अब वेदर जो होता है उसकी टेंडेंसी है कि वो समय समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा, बहुत सारे वेरियस रीजन है, कोई एक रीजन बता ही नहीं सकते। जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन्स हैं, जियोलॉजिकल रीजन्स हम यहाँ पर भी उसको भी देख पाते हैं, उनकी भी अपनी अहमियत है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक रीजन्स तो सबसे बड़े अहम भूमिका इन्हीं की है ऑब्वियसली। तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वेदर में ट्रांजिशन देखने को मिलता है। चाहे वो इंडिया के अंदर ला लीना जैसे इफेक्ट हो, चाहे फिर हम देख पाएंगे
एक्सलीना, या फिर हम दोबारा देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेडिटेरियन जो हम देखते हैं डिस्टर्बेंस होती है सी के अंदर, वो भी इंडिया की रेन और सारी चीज़ों पे कितना बड़ा अहम भूमिका निभाती है, तो वो हमें समझ में आता है। फिर हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर हमारी जो अर्थ है और उसके आसपास में यहाँ पर जो विंड्स चलती हैं, तो विंड्स का जो सर्कुलेशन है वो भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा कि विंड्स टाइम से ठीक चल पाए या उनका फोर्स कितना था, क्या था, और ये पूरे वर्ल्ड के वेदर के फिनोमिना के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से इंडिया में हम देख पाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, IMD को, जिसका क्या काम है कि उनको फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है, पहले ही, यानी कि कुछ होने से पहले ही आपको एक तरीके की भविष्यवाणी करनी है, बताना है, तो उसको फोरकास्ट कहते हैं। तो फोरकास्टिंग करनी होती है वेदर के पैटर्न्स के ऊपर। कैसे कर पाएंगे, जब वो पहले उनको ऑब्जर्व करेंगे, पहले भी ऐसा हुआ था तो उस समय पे क्या हुआ था, मॉडलिंग करेंगे, समझ पाएंगे उसको कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ में उस डाटा को डाल के, और एट द एंड इंटरप्रेट करेंगे। एट द एंड क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे। वेरियस वेरिएबल उनके सामने आते हैं, इन सबको समझते हैं। इसी के अलावा हम देख पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स को, जो वेलफेयर है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है, उन्होंने एक नया नेटवर्क बनाना है जो कि हाइपर लोकल वेदर डाटा को यहाँ पर करने वाला, और इसी वजह से इसको नया नाम भी बोला गया है कि ट्रांजिशन टू हाइपर लोकल, कि बहुत छोटा, बहुत जो लोकल है। अभी तक तो हम क्या करते हैं, विंड्स वगैरह वेदर IMD क्या करता है कि किसी एक शहर का बताता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लोकल लेवल पे जाके इसके ऊपर विंड्स के ऊपर काम करने वाला है। अब इसका नाम भी क्या रखा गया है, विंड रखा गया है, विंड्स। अब इसको मैं आपसे पेंसिल के दिखाती हूँ सो दैट आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकें। तो क्या नाम रखा गया है, विंड्स। अब विंड्स क्यों रखा गया है, चलिए उसको समझ लेते हैं। पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। W से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बनता है वेदर, क्योंकि वेदर के बारे में ही है। I से हम देख पाएंगे इंफॉर्मेशन होता है, N से होता है नेटवर्क, D से होता है डाटा, एंड S से हम देख पाएंगे सिस्टम को। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि हर वर्ड को तोड़कर उसको कैसे समझना है। तो वेदर, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, ये बनाता है विंड्स को। अब ये क्या है हाइपर लोकल वेदर सिस्टम, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबिलिटी है वेदर फोरकास्ट में। देखिए जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है, जैसे कि इंडिया में, अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर 0 डिग्री पे इक्वेटर है, ऊपर हम देख पाएंगे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे हम देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, सॉरी यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हम क्या देख पाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अब हम देखते हैं कि ये जो बीच का एरिया है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया, ये होता है ट्रॉपिकल, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल होगा। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के कुछ मतलब होते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, जरा उन पर नज़र डालते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट अक्सर क्या होता है, ज़्यादा धूप वाला होगा। आप देख पाएंगे इंडिया जो है यहाँ पे लोकेट करता है, तो ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा आ रही है तो जो पानी है वो ज़्यादा बनेगा, विंड्स जो होंगी वो ज़्यादा इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर अगर डिक्रीज़ है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ है, तो क्या होगा, अब हवाएं ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर अलग अलग दिशाओं में बहने लगेंगी। अलग अलग दिशाओं में बहेंगी तो वेपराइजेशन ज़्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं इधर से भी हवा आ रही, एक हवा इधर से भी आ रही है जो कि यहाँ से जा रही है, एक उधर से आ रही है, दोनों एक साथ टकराएंगी, दोनों नीचे चली जाएंगी, और नीचे जाने के बाद हम देख पाएंगे कैसे रेन हो जाएगा अगर नमी है तो। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में। तो ये होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, और इंडिया के अंदर पैटर्न को यहाँ पे समझना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ट्रॉपिकल जोन के अंदर रेन फॉरेस्ट वगैरह आप ज़्यादा यहीं पे देख पाएंगे। ट्रॉपिकल जोन को ये माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है ना, अब अलग अलग बिल्कुल टेम्परेचर देख रहे हैं, ऊपर जाते टाइम अलग टेम्परेचर हो रहा है, नीचे जाते टाइम अलग आ रहा है, मोस्टली बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी वजह से क्योंकि ये चैलेंजिंग है तो IMD की जो फोरकास्ट की एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव तो हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन स्टिल कभी कभी वो मार्क को मिस कर जाती है। यानी कि जितना हमें चाहिए, खासकर विंटर और समर के मानसून के जो सीजन हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी पूर्ण तरीके से बिल्कुल
परफेक्टली वो नहीं आ पाए हैं, हालांकि उन्होंने अच्छे से किया है। फिर वेदर मॉनिटरिंग और ग्राउंड स्टेशंस की बात करें, कुछ ये भी है कि ग्राउंड स्टेशंस की भी यहाँ पर कमी है। अब क्योंकि आप जितना डाटा ले पाएंगे उतना ही आप उसको ज़्यादा से इंटरप्रेट कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आमेडी काम कैसे करती है, क्या करती है, वेरिएबल्स लेती है, उसको समझती है, उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर वगैरह में डालती है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करती है। तो ये इसका काम है। 3 तरीके से आप, अगर आपके पास डाटा ही कम है तो फिर आप इंटरप्रेटेट क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क ठीक बनता है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो IMD फिलहाल 800 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को चला रहा है। इंडिया के अंदर जो रेन गोज है वो हम देख पाएंगे लगभग 1500 के करीब है, यानी कि रेन को ये देख सकते हैं। 37 हमारे पास डोपलर रेन गोज है, यानी कि इसमें क्या होता है, डोपलर वेदर जो रडार्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर ड्रॉपल्स वगैरह पड़ती हैं। उसके अलावा हम देख पाएंगे नेशन को, अभी हमारे पास इतने ही है फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल नेशन को लगभग 30,000 से ज़्यादा हमें चाहिए, कितना कि हमारे पास ग्राउंड स्टेशंस होने चाहिए। तो 30,000 से बल्कि 3 लाख से ज़्यादा, तो हम क्या देख पाएंगे, 3 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टेशन होने चाहिए जो फिलहाल इंडिया में ज़रूरत है। ये देखिए अब यहाँ पर बताया गया है। और फिर जो ये स्टेशंस हैं इनकी अभी फ़िलहाल कमी कितनी हमारे पास है, कितना टोटल मिला भी लेते हैं तो 2,500 से 3,000 ही है, यानी कि जस्ट 1% हमारे पास है, उससे ज़्यादा इंडिया को चाहिए। और अब हम यही कर रहे हैं कि AI के साथ में और जो ML है उसके साथ में हम साथ में मिलकर टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांजिशन कर रहे हैं। जो पहले की वेदर ट्रांजिशन होती थी, सॉफ्टवेयर वगैरह जो थे वो ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते थे। अब हमें फोरकास्ट करनी है तो ग्लोबली कैसे होती है, उनका क्या सॉफ्टवेयर है, हमने भी उसी को लिया हुआ है। लेकिन रिसेंट में अभी पर्टिकुलर एडवांसमेंट उसमें नहीं आई थी, तो बहुत सारी अभी फ़िलहाल जो कंपनियां हैं वो AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, यहाँ पर ML यानी कि मशीन लर्निंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं और बेटर प्रोडिक्शन ताकि यहाँ पर बनाई जा सके, बेटर भविष्यवाणी की जा सके, उसके ऊपर काम कर रही है ताकि कॉम्प्रीहेंसिव डाटा उसको यूनिफाई किया जाए, उसको एक साथ जोड़ा जाए और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसको ढंग से बनाएं। अब विंड्स प्रोग्राम क्या है, जो मैंने आपको इतने पहले बता चुकी हूँ, तो वो है क्या एक्चुअली में पहले ही बता देती हूँ। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, किस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है, आपसे पूछेंगे विंड्स से रिलेटेड हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर कर दिया हो, लेकिन याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको किया गया, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब इन्हीं की डिपार्टमेंट है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर उन्होंने इसको लेकर आए हैं। इसका एम ही ये है कि ये लोग 2 लाख ग्राउंड स्टेशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इंडिया के अंदर इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे इंडिया में, ताकि जो वेदर का डाटा है वो लोकल लेवल पर उसमें से सारी चीज़ें हमें मिल सके और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आसान हो सके। तो आपको मेन पॉइंट्स आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर इसके अंदर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जैसे कि हाई पर्टिकुलेट मैटर PM जो होता है उसको यहाँ पर देखा जाएगा, स्मॉग कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर, फोग कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी, इम्पैक्टिबिलिटी, हेल्थ, सारी चीज़ों के ऊपर। जनरली हम देखेंगे कि फ्यूचर जो होने वाला है इससे वेदर फोरकास्टिंग का, वो कहीं ना कहीं अगर ये लग जाते हैं सारे के सारे, विंस जो प्रोग्राम है वो अभी इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम देख पाएंगे कि वर्ल्ड क्लास एयर क्वालिटी और वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क यहाँ पर बना देगा। अब ये मत सोचिएगा कि एयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, नहीं, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अच्छी हो जाएगी। हमें रिसेंटली और वर्ल्ड के सबसे अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमारे पास होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि फ़िलहाल चल क्या रहा है। तो इसी वजह से इंडिया एक नए तरीके से एक नया दरवाज़ा यहाँ पर खोल रहा है अपने लिए, एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, जो कि है सीरम्स, यानी कि सीरम जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर हैदराबाद के अंदर, उसकी HPV ह्यूमनो पॉप्लियो वायरस वैक्सीन नॉन इंफीरियर टू गार्डासिल। अब देखिए ये एक स्टडी की गई है, कुछ दिनों पहले मैंने आपको सर्विक्स कैंसर के बारे में पढ़ाया था, जो कि इसी से रिलेटेड था। ये वैक्सीन आई है तो प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, हो सकता है सवाल बिल्कुल आ जाए, करंट में चल रही है, काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा,
ह्यूमन यानी कि नेशनल लेवल पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलेगा। जो बच्चियां हैं यहाँ पर, छोटी जो बच्चियां होती है खासकर 9 से लेके 14 ईयर्स की, उनके लिए ये ट्रायल जो है वो होगा, सभी को दिया जाएगा। ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि सर्विक्स कैंसर ना हो। अब सर्विक्स कैंसर या सर्विकल जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर होता है? देखिए, सर्विकल कैंसर जो होता है वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब आप ये देख पाएंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पर दोनों ओवरीज होती हैं, और ये जो आप सर्विक्स को यहाँ पर बीच में देख पा रहे हैं, ये होता है सर्विक्स का एरिया, जहाँ पे आपके वजाइना जो है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके ऊपर जब आप अंदर पेनिट्रेट करते हो तो अंदर क्या आता है? सर्विक्स आता है। अब इस सर्विक्स के ऊपर जब धीरे 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 ये जो पोलियो वायरस है, जो कि ज़्यादातर मैन से मिलता है या फिर जिसके साथ भी लड़की यहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव है, उनसे उनको ये वायरस जो है वो उनसे ले पाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों तक ये पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे कैंसर का रूप लेके बढ़ता जाएगा, और फिर एट द एंड इसमें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप स्टेजेस पार कर चुके हो। लेकिन एक और बात बता दूं कि ये वर्ल्ड का पहला एक तरीके से कैंसर हम इसको बोल सकते हैं कि अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अगर इसको पहले ही पकड़ लिया जाए कि आपको कुछ ऐसा हो गया है, तो इसको ख़त्म करना आसान है। इवन ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम देख पाएंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो यहाँ पर सर्विकल कैंसर ही मिलता है वुमेन्स के अंदर। ये क्या ये मेंस को हो सकता है? इस वायरस की वजह से बिल्कुल मेंस को भी यहाँ पर हो सकता है, जो उनके जो सेंट्रम्स होते हैं, या फिर हम देख पाएंगे कि उनसे को भी यहाँ पर रिलेटेडली ये वायरस की वजह से हो सकता है। अब हम देखते हैं कि चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर ट्रायल चल रही थी, ये एक वैक्सीन बनाई गई है सर्वावैक के नाम से। तो सर्विकल ये कैंसर है, अब इसको आप सर्वाइकल कैंसर से मत जोड़िएगा। सर्वाइकल जो होता है वो एरिया होता है आपका गर्दन का, तो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है उससे हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन होता है वो तलुम्बर, यहाँ पर हम देख पाएंगे सर्वाइकल को। लेकिन यहाँ पर बात चलिए सर्विकल की, सर्विक्स से रिलेटेड है, तो इसी के नाम पे सर्वावाक। तो इससे अगर आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में तो इसको जोड़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। रिसेंट फेज़ हुआ था, अभी दूसरा ट्रायल चल रहा है 3 ट्रायल्स में से, और उसमें जो इंडिया में 2018 से लेकर 2021 तक चला, उसमें इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में ये बात समझ में आई है कि ये सेफ़ है। सबसे पहली बात तो ये सेफ़ है, यानी कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है। दूसरी बात, एक गार्डसिल नाम की हमारे पास आज तक इसके लिए वैक्सीन होती थी, जो कि मेरेक के द्वारा यूएसए में बनाई जाती थी, यानी कि यूएस की अमेरिका की कंपनी थी, और हमें पता चला है कि ये उससे नॉन इन्फीरियर नहीं है, यानी कि इन्फीरियर नहीं है, नॉन इन्फीरियर है, इससे कम नहीं है। गार्डिल्स जो यूएस वाली वैक्सीन, अगर आप उससे इसको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही अच्छी है। तो अब देखते हैं कैसे है। इस ट्रायल में हमें पता है 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, या उनको लिया गया था पहले। कुछ अडल्ट्स भी इसमें लिए गए थे, जो कि 15 से लेकर 26 साल की आयु के थे, और उन्हीं की स्टडी को इसने जो मेडिकल जर्नल है द लैंसेट के नाम से, अब ये द नेचर और द लैंसेट जो है ये एक तरीके से आप इनको मैगजीन मानिए, लेकिन ये इतने अच्छे जर्नल है कि वर्ल्ड लेवल पे इनके अंदर जो बात आ जाती है वो यही होती है कि वो प्रूव्ड है। फिर हम देखते हैं कि HPV के वैक्सीन के ट्रायल यहाँ पर कब हुए, तो सर्विविक वैक्सीन जो है वो क्वाड्रीवैलेंट है। सबसे पहले एक शब्द को समझिए, क्वाड्रीवैलेंट को। अब इसकी जगह हो सकता है कि आपसे डायरीवैलेंट यहाँ पर बोल दिया जाए चेंज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन क्वाड्री का क्या मतलब होता है? 4। तो ये जो एक वैक्सीन होगी, ये जो वायरस है इसके 4 टाइप है, जिसमें कौन कौन सा टाइप है? सब टाइप 6 को हम देख पाएंगे, 11, 16, 18। तो ये जो 4 पॉइंट, इन चारों को लिए आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन को यहाँ पर लेना पड़ेगा। यूजुअली अगर आपका एक ही सेक्सुअल पार्टनर है तो क्या होता है कि आप किसी एक वायरस से यहाँ पर आपको ये लगता है, और लगातार 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये होता है, और 98% तक जो वुमन सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हैं वो एक बार अपनी लाइफ में इस वायरस के सामने आ ही चुकी हैं। तो अब उनके लिए क्या किया जाए? चलो इनको तो वैक्सीन दे देंगे तो बच जाएंगी, लेकिन अब जो आ चुकी हैं, उस वायरस को फेस कर चुकी हैं, उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए? गायनोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना डिटेंशन कराना चाहिए, यानी कि समय समय पर अपनी जाँच जो है वो करवाती रहनी चाहिए, क्योंकि 40+ के बाद कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो यही है कि आपको अपनी जांच रखवानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये सभी को नहीं होता है, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा डरने की यहाँ पर बात नहीं है।
उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या है। अब ट्रायल जो है वो 2 डोजेस दिए गए थे, यानी 2 बार वैक्सीन लगी थी यहाँ पर बच्चों को, और वो जो है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ का रिस्पॉन्ड आया है, यानी कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो हमारा वायरस कोई आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पर आती हैं सामने, वो हम देख पाएंगे नियरली ट्वाइस निकल के आया है। जो सब टाइप 16 और 18, मैंने बोला ना आपको 2 वायरसेस से लड़ेगी, एक होगा 16-18, दूसरा है 6 और 11। तो 6 और 11 के अंदर जितनी एंटीबायोटिक्स आई हैं उससे डबल यहाँ पर 16-18 से लड़ने के लिए आई हैं, जो कि मेरिक गैडसिल वैक्सीन में यंग अडल्ट वुमन के अंदर कंपेयर किया जाए तो उनमें कम है, इससे ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाएंगे इसके अंदर एंटीबायोटिक्स का आना है। तो नॉन इन्फेरियरिटी हमें वहाँ पे भी दिखाई नहीं देती है 6 टाइप में, यानी कि 16 और 18 में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इम्यून ब्रिजिंग अप्रोच है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हम देख पाएंगे, वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी सीरम वैक्सीन को यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया है। रिकमेंडेशन अभी सुझाव यही है कि HPV की जो वैक्सीन है हम उनको एक बार देखेंगे ट्रायल के बाद क्या आता है। और जो उमेश शालिग्राम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिसर्च एंड डिफेंस के यहाँ पे डेवलपमेंट के सीरम इंस्टीट्यूट में, उनका भी ये बोलना है कि इम्यून का जो रिस्पॉन्स है न्यू वैक्सीन के अंदर वो काफ़ी अच्छा है, पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिवली वो अच्छा आया है, तो शायद इनको जो लाइसेंस है वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है व्हाट डज उत्तराखंड UCC इंटेल। अभी क्या बात की जा रही है इसमें, हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया गया है उसका क्या मतलब है और वो किस तरीके से काम करने वाला है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सवाल है कि डाइवोर्स में कैसे भूमिका निभाएगा, प्रॉपर्टी में क्या उसका रोल है, लिव इन रिलेशनशिप जो चलते हैं उसमें क्या बोला गया है। और चलिए देखते हैं। देखिए UCC सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत बार इसको रोज़ जो मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं जो आते हैं डेली बेसिस के, उनको इसके बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए बताते हैं। UCC होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये हमारे आर्टिकल 44 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया गया है, उसमें ये दिया गया, एक्चुअली पूछा भी नहीं गया है, ये सरकार को बोला गया, गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि वो आए और जब सुटेबल टाइम हो उस समय पे हर इंसान के लिए, अब यूनिफॉर्म है तो यानी कि सबके लिए सेम कानून होगा, सबके लिए इसको लागू करें। नेशनल लेवल पर इसको लेकर नहीं आया गया है फिलहाल। इंडिपेंडेंट होने से पहले गोवा में ये काम करता था, आज भी गोवा के अंदर हम UCC को ही देख पाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद 1947 के बाद में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इंडिया में उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट बनती है जो UCC को लेकर आती है। अभी तक क्या किया गया, 7 फरवरी को इसको पास कर दिया गया है, UCC का जो बिल लाया गया था। और अब हम आगे चलते हैं कि बिल के अंदर अप्लीकेबल क्या है, कहाँ कहाँ पे वो लगेगा। सबसे पहले ये हर किसी पे लगेगा सिवाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ के। शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर इसके कोई भी कानून नहीं लगेंगे, खास करके जो शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पर आर्टिकल 366 के अंदर बोला गया है, बताती हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर आएंगे, तो उनके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं होगा। और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी बोलता है कि जो उनके कस्टमरी राइट है, यानी कि जिन राइट्स के साथ, जिन अधिकारों के साथ जो उनको लगते हैं पारंपरिक तरीके से, वो उनके हिसाब से ही अपना जीवन यापन करेंगे और उनकी प्रोटेक्शन होगी पार्ट 11 के अंदर, 21 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ठीक है इतना हो गया है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, फिर कुछ लोगों के ऊपर तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, जिनके ऊपर ये अप्लाई होगा उसमें अब जो बची हुई पॉपुलेशन आ गई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, ये सभी के सभी इररिस्पेक्टिव ऑफ इनका खुद का पर्सनल कानून क्या है, पर्सनल लॉज यहाँ पर होते हैं, उनको छोड़कर ये सब पे अप्लाई होने वाला है। अब इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, अब यहाँ पर पहला आता है कि लिव इन रिलेशनशिप है, उनमें क्या होगा। अब जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं उसके लिए यूनिफॉर्म लाया गया है कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड से हो तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहीं पर बाहर जाकर, दिल्ली में जाके लिव इन में रहने लगे हो तो भी ये मायने नहीं रखेगा, आपको तो भी रजिस्ट्रार को यहाँ पर अपनी जो विनती है वो करनी पड़ेगी।
अगर आप में से कोई एक माइनर है या फिर 21 साल की उम्र से कम है, तो ये जो आप लिव इन में रह रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स तक पहुंचाई जाएगी, उनको भी एक डिटेल्ड कॉपी भेजी जाएगी रजिस्टर के द्वारा। और अगर इनमें से किसी के साथ में कोई मैरिड है, मान लीजिए कोई 2 पार्टनर साथ में रहना चाहते हैं लेकिन उनमें से कोई एक पार्टनर मैरिड है या दूसरा किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो भी आपको 30 दिन का टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास होगा कि वो उसके ऊपर इनको रिफ्यूज़ करते हैं या फिर इनको रहने की परमिशन मिलती है एक साथ में। तो वो रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनकी इच्छा के हिसाब, उनके समझने की शक्ति के हिसाब से क्या उनको उस समय पे उचित लगता है। अगर कपल ये काम नहीं करता है, मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं करवाता और पता चलता है, तो उनको 3 महीने की यहाँ पर जेल हो सकती है साथ में रहते हुए, और उसके अलावा लगभग यहाँ पर 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। अगर दूसरी बार भी वो यहाँ पर नहीं माने तो जो जेल की टर्म है वो 6 महीने की बढ़ा दी जाएगी या दोनों चीज़ें एक साथ दे दी जाएंगी। तो इसी वजह से ये है। दूसरी बात यहाँ पर एक जो की गई है वो ये है कि कोई भी इलिजिट जो चाइल्ड होता है, इलिजमेंट, तो इलिजमेंट होने का क्या मतलब है कि आप लीगल नहीं हो, यानी कि आप एक तरीके से जो बच्चा है वो किसी वैलिड मैरिज से पैदा नहीं हुआ है, तो उसको इलिजिमेट चाइल्ड माना जाता था। उस कंसेप्ट को ही ख़त्म कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बच्चे के अधिकारों को यहाँ पर उसकी भी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना, वो भी तो इंडिया का ही नागरिक हुआ, स्टेट का नागरिक हुआ। तो इसी वजह से बच्चे के अधिकार ज़्यादा होंगे, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे हम देखते हैं कि वो वॉइड मैरिज, ऐसी कोई शादी हो जो ख़त्म हो चुकी थी, उससे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे यहाँ पर कोई और आदमी किसी और के साथ मैरिड था लेकिन किसी और के साथ उसका बच्चा हो गया, तो वो बच्चा भी यहाँ पर लीगल हेयर माना जाएगा। उसको भी उसकी जो प्रॉपर्टी है या जो भी सारे के सारे फैमिली के अनुसार जो मिलना चाहिए वो सब उसको मिला जाएगा, उसको पूरा लीगल अधिकार यहाँ पर दे दिया गया है। फिर देखते हैं कि क्या बायोगमी या फिर जो पॉलीगमी है वो परमिटेड है। बायोगमी होता है यानी कि एक से ज़्यादा शादी होना, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। पॉलीगमी होता है एक ही आदमी की, मेल की, एक से ज़्यादा वाइफ होना। पॉलीगमी के अंदर वाइफ 1 वाइफ 2, तो ये होती है। क्या ये परमिटेड है? तो कहते हैं ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। खासकर वैलिड अगर आप किसी मैरिज के अंदर है तो कोई भी पार्टी अगर उनका स्पाउस या तो लिविंग है, जिंदा है, या फिर 7 साल से उसने अपनी कोई खोजो खबर दी ही नहीं है, आपसे दूर है बिल्कुल, तब जाके आप किसी और से शादी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आप पॉलीगमी करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। फिर कहते हैं क्या मैरिजेस को भी यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा? तो कहते हैं बिल्कुल, अगर कोई मैरिज होती है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर 60 दिन के अंदर अंदर उनको यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और नॉन रजिस्टर्ड जो मैरिजेज होंगी उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, उनको ऐसा नहीं होगा कि आप लोग मानी नहीं जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर एक पेनल्टी जरूर लग जाएगी, उनके ऊपर एक जुर्माना जरूर लगेगा जो कि 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में हो सकता है। तो इसी वजह से इनको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी शादी जो उसको यहाँ पर अलग अलग जो सेरेमनीज़ हैं उनके तहत यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे आर्या मैरिज कस्टम्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो वो देखा जाएगा यहाँ पर। फिर सवाल उठता है कि इनहेरिटेंस के राइट्स पे कुछ इफेक्ट हुआ है। तो पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट होता था 1956, उसमें हम देख पाते हैं कि इनहेरिटेंस जो थी उसमें 2 तरीके की प्रॉपर्टी थी। पहले आपकी प्रॉपर्टी होती थी को पेरेंट्स, हम सिस्टम समझ पाते थे, जो कि एंसीरियल है, यानी कि आपके एंसेस्टर्स को आप देख कर गए हैं आपको। दूसरी से सेल्फ प्रोक्योर्ड। अब उन दोनों को हटाकर एक ही तरीके से मान लिया गया है। दूसरी बात, अब जॉइंट जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, पहले सिर्फ मदर को अगर कोई जाता था और उसकी जो वाइफ है और उसके जो चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर्टी से मिलता था, लेकिन अब फिलहाल दोनों पेरेंट्स को कर दिया गया, फादर को भी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। बाई चांस अगर आपके जो फर्स्ट लीगल हेयर कोई भी नहीं है तो आपके जो सेकंड लाइन हेयर्स की यहाँ पर आएगी, आपके जो फादर की साइड से कजन्स है उनको आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। इसी तरीके से मुस्लिम में भी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि मुस्लिम इस्लाम में क्या होता था कि आप जो थे 25% जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको केवल और केवल अपने जो सन्स है या आपके जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को देनी पड़ेगी, और बचे हुए को 75 जो थे उसको आप बेच सकते थे या किसी और के नाम कर सकते थे। लेकिन फिलहाल जो 25 वाला कंसेप्ट था इसको भी हटा दिया गया। अब अगर कोई चाहे तो अपनी विल के अंदर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर किसी और को देके जा सकता है। फिर कहते हैं कि
क्या इसमें जो और मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रैक्टिसेस है उसको भी किसी को बैन किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख पाएंगे हलाला जैसी, हालांकि इनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हलाला जैसी जो होती थी निकाह हलाला, उनको बंद कर दिया गया है। खासकर सेक्शन 31 के अंदर हम देख पाएंगे कि अगर कोई मैरिज जो स्पाउस है वो री मैरिज करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर कस्टम या इस तरीके का जो वो होगा वो नहीं लगाया जाएगा। रदर वो यहाँ पर आराम से एक दूसरे के साथ में रीमैरिज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हुए मिला तो उनको जेल और साथ में फाइन यहाँ पर 1 लाख तक का लगेगा। फिर कहते हैं एक्सपर्ट का क्या मानना है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये कुछ ज़्यादा ही ब्रीच कर रहे हैं, यानी कि जो पर्सनल और इंटीमेट रिश्ते हैं किसी के, जैसे कि लिव इन के साथ में कि आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इंटीमेट चीज़ है, किसी का ज़्यादा पर्सनल स्पेस है जिसके अंदर स्टेट ज़्यादा इंक्रोच कर रही है, ज़्यादा ब्रीच कर रही है, उसके अंदर घुस रही है, ये शायद ठीक नहीं है। फिर कुछ का ये भी मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने, अब क्योंकि और स्टेट भी यहाँ पर गुजरात और असम भी इसको लेके आने वाली है, तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ये तो माना ही नहीं गया था कि हर स्टेट के अपने खुद के अलग अलग यूसीसी हो, ये तो पूरे नेशन के लिए था। तो ये भी कुछ एक्सपर्ट को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं जो कि हाउ कैन चाइल्ड सेफ्टी बी इंश्योर्ड ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन की बात हो रही है, खासकर ये मुद्दा जो है अभी मार्क जुकरबर्ग से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का एक हम देखते हैं कि यूएस की पार्लियामेंट के अंदर एक सेशन होता है और उस सेशन के अंदर ये मार्क जुकरबर्ग आते हैं और कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन हैरेसमेंट झेलनी पड़ी है, कुछ ने अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी है उससे डर कर, उससे परेशान होकर बच्चों ने, तो उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। और यही है कि क्यों ये इतने ज़्यादा रिस्क है कि बच्चे जब ऑनलाइन जाते हैं तो उन ऑनलाइन जाने के बाद में उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट की जाती है, उनके पास इलिसिट जो चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए, ख़राब है, उनके पास भेजी जाती हैं और वो इस जगह पे आते हैं। तो क्यों जो ये सोशल मीडिया प्रोवाइडर हैं वो सेफ्टी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, खासकर एज से रिलेटेड, खासकर उनके जो भी ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उस पर बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। रिस्क बहुत सारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यूनिसेफ की खासकर एक रिपोर्ट को यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है जो कि है द मेटावर्स एक्सटेंडेड रियलिटी एंड चिल्ड्रन। इसमें बोला गया कि कैसे बच्चे जो है वो यंग अडल्ट की तरह इन्फ्लुएंस यहाँ पर होंगे और इसके काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं कि एआई की मदद से वो अपना काम कर पाएंगे, होमवर्क कर पाएंगे, स्टडी में एक्सेल कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो नुकसान है खासकर की हेल्थ के ऊपर बच्चों की और मेंटल हेल्थ जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर पैराडिगम में आता है, अपना जो क्षेत्र है वो भाग उसका है, उस पर बहुत ज़्यादा इसके इम्पैक्ट है। बुलिंग ऑनलाइन हो जाती है, बच्चों को बुली किया जाता है, हम देख पाएंगे अब्यूज़ हो जाता है, ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट उनके पास भेजा जाता है, कुछ भी उनके पास फ़ोटो के रूप में या वीडियो के रूप में उनको दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं बुलिंग के अंदर ही आता है। बहुत अमाउंट ऑफ डाटा उनको ऐसा मिल जाता है जिसके बिहेवियर को कलेक्ट करके उनके पास उनके ऊपर कहीं ना कहीं सर्वेलेंस की तरह भेजा जाता है, जो कि बच्चों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और जो राइट ऑफ फ्रीडम है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन्हीं के ऊपर बातें हैं। अब कहते हैं कि ऑनलाइन जो बच्चों हैं उनको सेव करने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो टेक कंपनियां जो आ रही हैं जैसे फेसबुक, मेटावर्स ही हम देख पा रहे हैं, तो इनको सेफ्टी बनानी पड़ेगी डिज़ाइन के अंदर ही कि किस एज के अंदर कितने जो बच्चे उनके साथ क्या नहीं होना चाहिए। इसी आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक ऐप के बारे में कि कैसे उस ऐप में अगर आप अडल्ट कैटेगरी में आते हैं, खासकर जो टीनेज होंगे वो तो खुद को अडल्ट ही रखेंगे, उनके पास ये परमिशन होती है कि वो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाए और उसको जाकर स्पैंक कर सके। तो ये कैसा माइंडसेट बना रहा है किसी बच्चे को, अगर वो बच्चा इन द सेंस अगर टीन भी है या फिर अडल्टिंग फेज में है उसमें जा रहा है और उसको स्टार्टिंग में ही ऐसा एक्सपोजर मिल जाता है तो हमारी जो सोसाइटी है फिर वो उसको भी उसी तरीके से देखना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ख़राब है। इसी वजह से बच्चों को यहाँ पर नेगेटिविटी से हटाने के लिए ऐप्स की कंपनीज को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स एक्चुअली में इतने ज़्यादा टेक सफिशिएंट होते ही नहीं हैं। आप मानेंगे भी कि पेरेंट्स यहाँ पर क्यों, पेरेंट्स का भी रोल है बिल्कुल, उनको भी बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए या उनके साथ खुद को एंगेज करना चाहिए कि चलो बाहर चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, कुछ ऐसा। लेकिन कहाँ तक उनकी टेक्नोलॉजी की समझ हर जनरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि न्यू जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएंगी। दूसरा, उनको क्या करना पड़ता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फिर भी उनको लाइवलीहुड का काम रखना है, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से जो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनीज आ रही है उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी पड़ेगी कि वो बच्चों के लिए उसको एटलीस्ट एक सेफ प्लेटफॉर्म बना सके और ध्यान रखे। खैर,
यहीं पे आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर अभी तक बना हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स आने वाला है, नज़दीक है। अच्छे से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।